नाम वंदे तद्गुणलब्धये। चतवार सूत्र में कल हमारा एक जनरली जिसे अपन कहें उप चैप्टर, सब चैप्टर, दूसरे अध्याय का सब चैप्टर, जिसे अपन कह सकते हैं शॉर्ट में 5 भाव वाला चैप्टर, ये 5 वाला भाव वाला चैप्टर अपना कल पूरा हुआ है, बराबर ना। आज अपने को एक नया चैप्टर जिसे अपन कह सकते हैं कि जीव का लक्षण किसे कहते हैं। मतलब मैंने आपको बहुत शुरुआत में एक बात बताई थी कि तत्वार सूत्र में कौन कौन सी, दूसरे अध्याय में कौन कौन सी चीजें आएंगी। आपको पता चलेगा कि तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में मुख्यतया कुछ सब चैप्टर हैं, है ना। और उन सब चैप्टरों में एक तो चैप्टर था जिसे कहते हैं 5 भाव, और 5 भाव के बाद में फिर बहुत सारे चैप्टर हैं, और उन 5 भाव के अलावा जो चैप्टर हैं उनको हमने ये पहली स्लाइड में देखने की कोशिश की थी। देखो ये वाले, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कौन कौन सी बातें आएंगी। तो एक हमने पहला चैप्टर पूरा किया है इसका। पहला चैप्टर में कितने, 7 सूत्र थे। कौन कौन से, जीव के असाधारण भावों की चर्चा की। अब दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है जिसमें जीव का लक्षण, इस पर थोड़ा अपन विचार करेंगे। जीव का लक्षण, ये जानना क्यों जरूरी है, ये आपको इन स्लाइड के माध्यम से पता चलेगा। देखिए सूत्र है, मैं अधिक भूमिका नहीं बनाता हूँ, सीधा अपने सूत्र पर आता हूँ कि लक्षण क्या कहलाता है, लक्षण की जरूरत क्यों है, लक्षण में दोष क्या क्या होते हैं, उपयोग क्या है। इन तमाम प्रश्नों का समाधान अपने को इस दूसरे चैप्टर में मिलेगा, बराबर। तो 8वें नंबर का सूत्र है उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम, गजब है, सूत्र की संख्या भी 8 है और आज की उपस्थिति भी 8 है। अहमदाबाद में संडे शुरू हो गया लगता है। अगर ऐसा है तो फिर अपने को विचार करना पड़ेगा। देखा, क्या कहना है, अहमदाबाद के संडे शुरू हो गए लगता है ना। चलिए, तो 8वें नंबर, ऐसे इस हिसाब से चलते चलते दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं, और 53वें सूत्र तक आते आते 53 संख्या हो तो मजा आवे। हैं देखो अपन पुनः अपने विषय पर आते हैं कि क्या चीज यहाँ पर समझनी है। देखो 8वें नंबर का सूत्र आया, और सूत्र आया उपयोगो लक्षणम, कि उपयोग है वो जीव का लक्षण है। क्या लक्षण है जीव का, उपयोग जीव का लक्षण है। देखो गजब है, हम जीवन में उपयोगी वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं। किनके पीछे दौड़ते हैं, उपयोगी वस्तु। तो उपयोगी वस्तु क्या कहलाएगी, जिसके अंदर उपयोग हो वो उपयोगी है। अरे भगवान ने या वस्तु की व्यवस्था ऐसी है जिसे भगवान ने बताया है कि प्रत्येक पदार्थ उपयोग लक्षण से सहित है, इसीलिए प्रत्येक पदार्थ उपयोगी। आप, हम सब लोग इस भौतिकवाद के कारण हर जगह सिलेक्शन करते हैं। कैसा सिलेक्शन करते हैं, संबंधियों में भी एक पैसे वाला संबंधी हो, एक कम पैसे वाला संबंधी हो, तो हम कहते हैं इसके साथ संबंध बनाना उपयोगी है। मित्रों में भी हम यही कहते हैं, एक अच्छा पदवी वाला मित्र हो और एक कम पदवी वाला मित्र हो, तो हम कहते हैं इसके साथ संबंध बनाना उपयोगी है। यानी सर्वत्र हम उपयोग के हिसाब से गमन करते हैं, जबकि भगवान ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ उपयोग, प्रत्येक जीव उपयोगी है, बराबर। क्योंकि ज्ञान को धारण करे सो ज्ञानी, और उपयोग लक्षण को धारण करे सो उपयोगी, बराबर। और गजब बात बताऊं, जब आपको
सब उपयोग लक्षण वाले दिखने लगेंगे। देखो तो कोई कहेगी साहब आप सबको उपयोगी कह रहे, तो फिर सबके साथ संबंध बनाए। बोले देखो समझो जरा, तो सबके साथ संबंध बनाने में कितने राग देश होंगे? ऐसा नहीं है, हम किन्हीं के साथ संबंध बनाते हैं, किन्हीं के साथ छोड़ते हैं, इसीलिए बनाए हुए संबंधों में राग देश होता है। अगर हम हमारे संबंध उपयोग लक्षण के द्वारा बनाए तो सब जीवों के प्रति समभाव आ जाए, क्योंकि हम किसी को अमीर जानकर संबंध नहीं बना रहे, हम किसी को पहुंच वाला जानकर संबंध नहीं बना रहे, हम किसी को राजा पैसे वाला, हम किसी को सुंदर, हम किसी को स्त्री, हम किसी को पुरुष, हम किसी के किसी कारण से संबंध नहीं बना रहे। हम सबके साथ संबंध इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो सब उपयोग लक्षण वाले जीव हैं। और ऐसे स्वभाव के आधार पर अगर आप संबंध बनाएंगे तो समभाव होगा, राग भाव नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला फिर से? संयोग या विभाव के आधार पर संबंध बनाओगे तो राग देश होगा, लेकिन स्वभाव के आधार पर संबंध बनाओगे तो सबके साथ संबंध है। कौन सा संबंध है? बोले सत्वेषु मैत्रीम, सत्व मात्र के प्रति मैत्री का भाव है, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। सब जीव उपयोग लक्षण वाले हैं, सब समान हैं, मैं भी जीव हूं, मैं भी समान हूं, मैं भी साधारण हूं। ओह, ये समानता की बात इस लक्षण को पकड़ने से होती है। अगर जीव अपना लक्षण इंद्रियों से बनाए, पैसे से बनाए, शरीर से बनाए, वगैरह वगैरह अन्य चीजों से बनाए, तो उसके अंदर में अहंकार, राग, द्वेष, काम आदि भाव होते हैं। लेकिन अगर जीव अपना लक्षण उपयोग बनाए तो उसके अंदर में कहीं भी किसी भी प्रकार से राग आदि होते नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर जीव का लक्षण उपयोग है ये बताया जा रहा है। यानी मैं भी उपयोगी हूं। उपयोगी हूं मतलब कैसा? धन से सहित वाला धनी, सो उपयोग से सहित वाला उपयोगी। मतलब मैं किसी के लिए उपयोगी बनूंगा, कोई मेरे लिए उपयोगी बने, इस अर्थ में नहीं, यूजफुल के अर्थ में यहाँ उपयोगी नहीं लिया। यहाँ उपयोग का मतलब उपयोग को धारण करे सो उपयोगी। समझ में आया? फिर से यहाँ उपयोग, उपयोगी कौन है? मैं उपयोगी हूं ना, तो उपयोगी कैसे हूं? बोले मैं लक्षण को धारण करता हूं इसीलिए उपयोगी। देखो जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो कई कई संस्कृत में मजाक भी संस्कृत में करते हैं। जैसे एक बार एक हमारे एक शास्त्री है ना, उनके यहाँ पर पुत्र हुआ। तो जैसे ही पुत्र हुआ तो एक मित्र ने कहा कि वाह तुम्हारा पुत्र हो गया, अब तुम पुत्री हो गए। अरे तो कैसी बातें कर रहे? अरे पुत्र हुआ और तुम कह रहे पुत्री हो गए। अरे भाई वो सही कह रहा है, पुत्र हुआ तो पिता पुत्री हो जाता है। ये क्या मतलब हुआ? पुत्र होने पर पिता पुत्री हो जाता है। कैसे? सिंपल, यहाँ पुत्री का मतलब स्त्रीवाचक पुत्री नहीं है, यहाँ पुत्री का मतलब स्वामीवाचक है, पुत्र को धारण करने वाला पुत्री। जैसे धन को धारण करने वाला धनी, ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी। समझ में आया? ऐसे पुत्र को धारण करने वाला पुत्री। समझ में आया ना? संस्कृत में ऐसी गजब मजे की मजाक भी, शास्त्रियों के बीच में मजाक भी शास्त्रीय होता है। तो फिर बाद में सब लोगों को बहुत आनंद हुआ और तब से बहुत प्रसिद्ध हुआ कि पुत्र को जैसे हुआ तो पिता क्या हो जाता है? पुत्री हो जाता है। लेकिन कौन सी पुत्री? वो स्त्रीवाचक पुत्री नहीं, पुत्र स्त्री क्या कहते हैं, डॉटर वाली पुत्री नहीं। डॉटर्स डे है ना, डॉटर्स डे, तो वो वाली पुत्री नहीं। कौन सी पुत्री? पुत्र को धारण करने वाला पुत्री। ऐसे मैं भी उपयोगी हूं, आप भी उपयोगी हैं,
मतलब इस रूप के उपयोगी नहीं, यहाँ पंडित जी बहुत काम के आइटम है, या आप लोग बहुत काम के आइटम हो, ये जगत में ना बहु बहु लाभ था से, ऐसा अर्थ में नहीं समझना। यहाँ उपयोग को धारण करे सो उपयोगी। कौन है उपयोगी? जो जो उपयोग को धारण करता है सब उपयोगी है। तो जगत में अनुपयोगी कौन है? तो जगत में कोई भी अनुपयोगी नहीं है। तो दो भाव इससे आपके अंदर में आने चाहिए, मैं भी उपयोगी हूं ये जानकर मेरे अंदर की जो क्या कहते हैं दीनता का भाव है वो चला जाता है, और दूसरे भी उपयोगी हैं ये जानकर उनके प्रति उपेक्षा का भाव चला जाता है, और दोनों के प्रति समभाव आ जाता है। समझ में आया कि उपयोग लक्षण का धनी तू है, उपयोग लक्षण का धनी मैं हूं। ऐसी समानता तो सौधर्म इंद्र क्या कहते हैं अहिम इंद्रों में होती है, तो सब इंद्र इंद्र कहलाते हैं। ऐसे सब उपयोगी उपयोगी हैं, तो सब उपयोग को धारण करने वाले उपयोगी हैं। तो कोई बड़ा उपयोगी हो, कोई छोटा उपयोगी हो, कोई पीएचडी डॉक्टरेट वाला उपयोगी हो, और कोई 5वीं पास वाला उपयोगी हो, क्या फर्क पड़ता है? बराबर। ये अद्भुत समता की, देखो सारा जगत समानता की बात तो करता है, सारी दुनिया ये बात कर रही है कि साहब भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता रहनी चाहिए। आर्टिकल संविधान का मौलिक अधिकार बना दिया समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, 15, 16 में है, 16 में है कि समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन समानता का आधार क्या? समानता कभी पद के आधार पे नहीं आएगी, समानता कभी पैसे के आधार पर नहीं आएगी, समानता कभी पर्याय के आधार पर नहीं आएगी, समानता स्वभाव के आधार पर आएगी। तो सच्ची समानता इस जगत में तभी व्याप्त होगी जब सारे जीव अपने को स्वभाव से देखने की आदत डालेंगे। अब यही समस्या है, हमें संविधान में समानता रखनी चाहिए रखनी चाहिए रखनी चाहिए, पढ़ाना पड़ रहा है, और पढ़ाने पर भी जाति पाति की असमानता, समाज की असमानता, वर्ण की असमानता, पैसे की असमानता, लिंग की असमानता, ये असमानता वो असमानता, धर्म की इतनी प्रकार की असमानताएं हैं कि हमें जगत में असमानताएं अधिक दिखती हैं, समानता है नहीं। गवर्नमेंट पढ़ा पढ़ा के हैरान है कि भाई समानता रखो समानता रखो समानता रखो, और जीवन जगत में जहां जहां भी देखते हैं असमानता असमानता ही दिख रही। कारण क्या है? कि संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करना चाहिए ये तो बताया, लेकिन कैसे होगा ये नहीं बता पाए, आधार नहीं बता पाए। और धर्म ने, खासकर अध्यात्म ने, जैन दर्शन ने समानता को रखना चाहिए बात तो बोली ही बोली, साथ ही साथ वो समानता कैसे होगी इसका आधार भी बताया। और आधार कोई अलग नहीं है, कोई नया नहीं है, आधार बड़ा सामान्य है, ताकि भाई सब जीव उपयोग लक्षण वाले हैं, इसलिए सब जीव समान हैं, ऐसा आधार। बराबर ख्याल में आया? तो ये इतनी उपयोगी बात है। बराबर 8वें सूत्र में उपयोगो लक्षणम क्या है? उपयोग जीव का लक्षण है, उपयोग जीव का लक्षण है। बराबर क्या है उपयोग, अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो 9वें नंबर का सूत्र क्या कहता है? सद्विविधोष्ट, बोलो सद्विविधोष्ट चतुर्भेदाः, सद्विविधोष्ट चतुर्भेदाः। कौन बताएगा? इस सूत्र का थोड़ा उच्चारण कठिन पड़ेगा, इसलिए कोई करके बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हाँ, हैंड राइज करके बोलो सद्विविधोष्ट चतुर्वेदा। कौन उच्चारण करेगा? चलो मैं पूछ लूं कि यहाँ पे करने के लिए तैयार है? चलो आप मेरे साथ में बोलना, सद्विविधोष्ट सद्विविधोष्ट चतुर्भेदाः, सद्विविधोष्ट चतुर्भेदाः। मतलब क्या हुआ? सह मतलब है उपयोग, द्वि मतलब दो प्रकार का, द्विविध मतलब दो प्रकार का, अष्ट मतलब 8, वह दो प्रकार का उपयोग है। और वह बेसिकली उपयोग कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। और उस 2 प्रकार में दोनों प्रकार के अष्ट और चतुर 8 और 4 भेद बनते हैं।
ठीक है ना। तो वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब वो ज्ञानोपयोग अष्ट मतलब 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग चतुर मतलब 4 प्रकार का है। कुल मिला के इन दो उपयोगों के 12 भेद होते हैं, ये 9वें नंबर के सूत्र ने बताया। बराबर, अपन थोड़ा आगे चलते हैं। क्लियर, इसमें कोई समस्या है? देखो आगे अपन इसकी बात आती है कि इस जो सूत्र है ना, सूत्र, उस सूत्र में एक शब्द आया, दो चीजें आई हैं, एक तो है लक्षण, बराबर, और दूसरा है जिसको लक्षण बनाया जा रहा है। लक्षण किसे कहते हैं, एक तो ये बताया, और दूसरे नंबर ये किसका लक्षण है, यानी इस लक्षण का लक्ष्य क्या है। यानी दो चीजें बताएंगी, लक्ष्य और लक्षण। ये जिन्होंने थोड़ा सा न्याय पढ़ा है उन्हें ये सरल होगा, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन आप चिंता ना करें, अपन इतने अच्छे से चर्चा करेंगे कि हर एक व्यक्ति को ये समझ में आएगा, बराबर, कि लक्षण किसे कहते हैं और लक्ष्य किसे कहते हैं, लक्ष्य और अलक्ष्य क्या है, दोष क्या है, गुण क्या है, ये सब बातें आपको ख्याल में भली भांति आएंगी। बराबर, सबसे पहले हम इस परिभाषा पर ध्यान देते हैं कि लक्षण क्या है। बराबर, लक्षण देखो समझना बड़ा जरूरी है। लक्षण के बिना आप कभी पदार्थ का निर्णय नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? देखो अभी जैसे हम सब लोग तो घर की चीजों से परिचित हैं, लेकिन जैसे वेदांश से, बराबर, वेदांश को लक्षण पता नहीं होता। क्या? तो जैसे हमने उसको बोला कटोरी लेकर आ जाओ, प्लेट लेकर आ जाओ, तो कभी चम्मच लेकर आ जाता है, बराबर, कभी लाइटर लेकर आ जाएगा, कभी संसी लेकर आ जाएगा, कभी कुछ लेकर आ जाएगा, कभी कुछ लेकर आ जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि जब हम कहते हैं कटोरी लेकर आओ, चम्मच लेकर आओ, तो उसके दिमाग में उसका लक्षण फिक्स नहीं, और लक्षण फिक्स नहीं है इसीलिए वो बर्तनों में से उसे सेपरेट नहीं कर पाता। उसे ये तो पता चलता है कि पापा कुछ मंगा रहे हैं, मम्मी कुछ मंगा रही हैं, लेकिन क्या मंगा रहे हैं ये पता नहीं चलता। तो प्रश्न यही आया कि वो वेदांश को जब मैंने बोला कि चम्मच लेकर आओ या कटोरी लेकर आओ, तो वो चम्मच कटोरी क्यों नहीं ला पाया? तो न्याय जानने वाले उसको ऐसा उत्तर देंगे कि अभी उसे कटोरी का लक्षण पता नहीं है, चम्मच का लक्षण पता नहीं है। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसे थोड़ा समझ में आएगा कि चम्मच वो होती है कि जिसका आगे का शेप राउंड राउंड होता है, पीछे हैंडल होता है और खाई जाती है, कटोरी वो होती है जो गोल गोल होती है, गहरी होती है, थाली बड़ी होती है, बराबर। 50 चीजों के आप जानो चाहे ना जानो, लेकिन अगर आप किसी चीज को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी दूसरे चीज से, तो डेफिनेटली आप उसके पीछे कोई ना कोई लक्षण लगा रहे हैं। बराबर, कुछ लोग लैपटॉप पे सुन रहे हैं, कुछ लोग डेस्कटॉप पे सुन रहे हैं। तो लैपटॉप क्या है, डेस्कटॉप क्या है? दोनों कंप्यूटर हैं, लेकिन जिसे ले जाया जा सके, जिसे अपनी गोदी में रखा जा सके, वो लैपटॉप कहलाता है। जिसे टेबल पे रखा जाए वो डेस्कटॉप कहलाता है। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये दोनों के बीच अंतर किससे हुआ? बोले ये अंतर लक्षण के माध्यम से हुआ है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज हमें यहाँ समझनी है कि लक्षण किसे कहते हैं। वो परिभाषा यहाँ पर आई है कि अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। लक्षण की क्या डेफिनेशन आई? क्या डेफिनेशन आई? अनेक मिली हुई वस्तुओं में से, जो अनेक अनेक वस्तुएं हैं। देखो यहाँ पे सब हैं। आप एक चित्र बहुत अच्छा दिया है, जो चित्र यहाँ पे दिया है, अगर आप उसे गंभीरता से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितने सारे अनाज हैं। बहुत सारे अनाज है ना, है प्रोविजन की दुकान है ये पूरी की पूरी, है मकई पड़ी हुई है, अड़सी है, और क्या क्या है पता नहीं। अब इसमें अगर मैंने बोला कि चावल बहुत अच्छे हैं, अगर मैंने ये बोला कि चावल बहुत अच्छे हैं अथवा मकई बहुत अच्छी है,
तो चावल या मकई दोनों को अच्छे कहने में देखो इसमें ये बता रहा है कि ये जो कंटेंट है ना इंदौरी राइस है ये प्रोग्राम बता रहा है कि इसमें जो है ना ये क्या है कि ये इंदौर का चावल है, बराबर, ऐसे करके अलग अलग बता रहा है। तो ये जो लक्षण इसने नक्की किया कि भाई ये चावल है, ये कैसे किया, तो हमारे दिमाग में फिक्स है कि जो सफेद होता है, लंबा लंबा सा होता है, नुकीला सा होता है, वो चावल कहलाता है। जो गोल गोल पीला पीला होता है मकई कहलाती है। जो हरी हरी होती है वो मूंग कहलाती है। जो मतलब हर एक चीज का एक दिमाग में फिक्स है और उसके आधार से ही हम उसे अन्य वस्तुओं से पृथक करते हैं। अब लोग कहते साहब न्याय बहुत कठिन चीज है, न्याय बहुत इसमें क्या कठिन है, ये आपकी रसोई की चीज है कि नहीं। आपको लक्षण नाम और लक्षण की डेफिनेशन भले ही पता ना हो, लेकिन हम में से ऐसा कोई भी नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत वेदांत से की कि वेदांत से लेकर आगे तक हमारे दुनिया का एक भी अगर कोई व्यवहार हो रहा है तो सारे के सारे व्यवहार लक्षण को लेकर हो रहे हैं, बराबर। सब्जी किसी, अब उसमें अच्छी का क्या लक्षण है, बुरी का क्या लक्षण है, सरे खराब सब्जी और अच्छी सब्जी को किस लक्षण से पकड़ा जाता है, खराब खाने और अच्छे खाने को किसके बीच में से समझा जाता है, हर चीज के लिए एक ना एक लक्षण बना के रखते हैं। तो वो चीज को यहाँ लक्षण से बताया जा रहा है कि अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक मतलब सेपरेट करने वाला, डिफरेंशिएट करने वाला जो हेतु है, जो कारण है, उस कारण को हम क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। क्लियर हुआ। तो लक्षण किसे कहते हैं कि अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को भिन्न करने वाले कारण को लक्षण कहते हैं। अब देखो, अब फिर से उस एग्जाम्पल पे जाते हैं कि लक्ष्य और अलक्ष्य यही चित्र था, बराबर, वही चित्र कंटिन्यू किया। और जब इस चित्र में किसी ने आपको पूछा कि चावल लेकर आओ, क्या लेकर आओ, चावल लेकर आओ, तो आपने अपने दिमाग से पूछा कि चावल मतलब सफेद सफेद नुकीला नुकीला पतला पतला जो पदार्थ होता है वह। तो जैसे ही आपने अपने दिमाग में एक चित्र बनाया कि ये चावल है, वैसे ही चावल हो गया लक्ष्य। और इस फोटो के जितने भी चित्र थे वो सारे चित्र क्या हो गए, अलक्ष्य। लक्ष्य के अलावा बाकी सब पदार्थ अलक्ष्य कहलाते हैं। देखो यही यहाँ पे परिभाषा आ रही है, जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चावल, बराबर, कि इन सब में टारगेट किसको किया जा रहा है, चावल को ना, तो चावल है लक्ष्य। अब दूसरे नंबर, लक्ष्य से भिन्न सभी पदार्थ अलक्ष्य कहलाते हैं। कि जो जो भी, अलक्ष्य नाम का कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या हो गया, अलक्ष्य है। बराबर समझ में आया। देखो समझना, जैसे कोई बोले कि साहब भारत के प्रधानमंत्री कौन, बोले मोदी जी, बोले मोदी जी कौन, बोले दाढ़ी वाले। तो जैसे दाढ़ी वाले बोले मोदी जी, तो बाकी सब दाढ़ी वाले और बिना दाढ़ी वाले सब अलग हो गए। अगर दाढ़ी में ही बोलना पड़ेगा कि पहले छोटी दाढ़ी वाले थे, अब लंबी दाढ़ी वाले हो गए। अब सेंटा क्लॉज के लिए जा रहे हैं वो, पहले अलग दाढ़ी थी। तो ये जो भी चीज से आप पकड़ते हो वो चीज कहलाती है लक्ष्य, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या कहलाती हैं, अलक्ष्य। बराबर। अब अलक्ष्य जानना जरूरी है क्या, कि लक्ष्य अकेले जानने से ही काम चल जाएगा, बताओ, है कौन उत्तर देगा। लक्ष्य जानना जरूरी है क्या, कि लक्ष्य जानने मात्र से काम चल जाएगा, बताओ। अरे भले मानस, कोई तो बोलो। हाथ ऊपर कर। अलग लक्ष्य दोनों को, अलग लक्ष्य दोनों को जाना पड़ेगा, दोनों को जानना पड़ेगा। जरूरी है क्या, एक के जानने से काम नहीं चलेगा। नहीं। अरे चल जाएगा, क्या दिक्कत है। मैं आपसे पूछूं, आपने कभी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन तो किए होंगे ना, एमसीक्यू। एमसीक्यू जानने पर अगर आपको एक आंसर पता है कि इसे प्रॉपर पता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है,
तो फिर अलक्ष्य के बारे में, जैसे किसी ने बोला कि ताजमहल कहां पर स्थित है, और आपको पता है कि आगरा, पक्का पता है। अब पक्का पता है तो वहां पे 50 नाम लिखे हों, तो 50 नाम को जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी? अब मुझे इतना बता दो कि नहीं लक्ष्य का जरूरी। अगर निर्णय पक्का है तो लक्ष्य के तो अलावा जरूर बाकी जो कुछ है वो सब अलक्ष्य हैं। जानो तो, नहीं जानो तो, जरूर नहीं, तो भी उससे आपके प्रयोजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अलक्ष्य जानना तब जरूरी होता है कि जब आपको लक्ष्य पता नहीं होता। जैसे हम लोग को कभी एग्जाम देते थे ना, तो कई बार एक्चुअल आंसर पता नहीं होता था, तो हम ऑप्शन में से विचारते थे कि भाई कुतुब मीनार क्या कहते हैं, भोपाल तो हो नहीं सकता, इंदौर तो हो नहीं सकता, लखनऊ तो हो नहीं सकता, अब बचा कौन सा? आगरा। तो आगरा होगा। ये अलग से जो करते ना, ये ज्ञान की कचास के कारण है, बाकी अलग को जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लक्ष्य का पक्का निर्णय है तो लक्ष्य के अलावा बाकी सब लक्ष्य हैं। जैसे यहां पर किया कि एमसीक्यू में जैसे ही आपको एक उत्तर अगर पता है, सही उत्तर पता है, तो सही उत्तर के अलावा बाकी सब गलत है। ये एक एक गलत उत्तर किसका है? जानो तो ठीक, नहीं जानो तो ठीक। बराबर ख्याल में आया? लेकिन लक्ष्य इतना प्रॉपर आपका सटीक होना चाहिए कि वो दोष वाला, जैसे आपने लक्ष्य गलत बना लिया, आपने ये बना लिया फॉर एग्जाम्पल कि जो जो खाया जाता है वो चावल है। आपने क्या लक्षण बना लिया? चावल तो लक्ष्य बनाया लेकिन लक्षण खोटा बना लिया। तो जो जो खाया जाता है वो चावल है, सारे खाद्यान्न, सारे अनाज चावल हो जाएंगे। तो फिर तो दाल को भी आप चावल समझ लोगे, गेहूं को भी चावल समझ लोगे। बराबर। जो जो सफेद है वो चावल है, तो शक्कर को आप चावल समझ लोगे। जो जो नुकीला है सो चावल है, तो कांटे को आप चावल समझ लोगे। तो यानी आपको लक्षण प्रॉपर बनाना पड़ेगा, और लक्षण प्रॉपर बना लिया तो लक्ष्य ऑटोमेटिकली प्रॉपर पकड़ में आ जाएगा। लेकिन लक्षण आपने प्रॉपर नहीं बनाया तो फिर वो अलक्ष्य का जानना भी आपको जरूरी पड़ जाता है। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो एक्चुअल में आत्मा पे घटित करें अगर ये बात, तो दुनिया में अलक्ष्य को जानना अगर हम जरूरी कहेंगे, बराबर, तो ये भाई साहब आपकी जो उपयोग की क्लास है ना, वो उपयोग की क्लास कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप समझो, मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला कि जीव का लक्षण हम बताएंगे, यानी जीव कौन हो गया? लक्ष्य। और उपयोग क्या हो गया? लक्षण। अब यहां तो एक चीज हो गई ना, एक जीव को एक लक्षण से बताना है। क्लियर हुआ? जीव क्या हुआ? लक्ष्य। और उपयोग क्या हो गया? लक्षण। तो कोर्स और सिलेबस फिक्स हो गया कि एक जीव है और उसे जीव के लक्षण से बताना है। अगर आपने ऐसा नियम बना दिया कि लक्ष्य को जानने के लिए अलक्ष्य को भी जानना जरूरी है, तो अलक्ष्य कितने हैं फिर मुझे बता दो। लक्ष्य तो एक जीव है, अलक्ष्य अनंत पुद्गल है, अनंत अनंत कारमाण वर्गणाएं हैं, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, कितनी चीजें हैं। जब तक सबको जानोगे नहीं तब तक आपको लक्ष्य का ज्ञान नहीं होगा। तो फिर आप लक्ष्य में ही उठ के रहोगे तो लक्ष्य तक कहां पहुंचोगे? बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? एक इंग्लिश का बड़ा सुंदर शब्द है गोल। लक्ष्य मतलब क्या? गोल। तो जैसे ही आपको गोल पता चल जाता है तो गोल के आगे सब खत्म। मुझे कहाँ गोल, बॉलर होता है ना फुटबॉल में, कि मुझे कहाँ बॉल डालनी है, कहाँ मुझे गोल करना है, ये अगर मुझे पता है तो बाकी और कुछ पता हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सोचो, लाख लाख रुपए के लाख लाख लोग एक ग्राउंड में होते हैं, जब फाइनल होता है तो 1 लाख तो अलक्ष्य हो गए और एक लक्ष्य हो गया। अब वो 1 लाख अलक्ष्य को जानने जाएगा तो एक लक्ष्य तक पहुंच पाएगा क्या? इसीलिए वो एक नक्की करता है कि मुझे एक लक्ष्य को जानना है, बाकी अलक्ष्य के पीछे नहीं पड़ना है। अलक्ष्य जानने में आए तो ठीक, नहीं जानने में आए तो भी ठीक, मुझे तो एक लक्ष्य को ही जानना है। सेम बात यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भैया अलक्ष्य जानने में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, लेकिन अलक्ष्य को जानना जरूरी नहीं है। लक्ष्य का निर्णय हो जाए
सो जो जो लक्ष्य नहीं वो अलक्ष्य है। हमने जीव का लक्षण बता दिया कि उपयोग वाला जीव होता है। सो उपयोग हो गया लक्षण, जीव हो गया लक्ष्य, और इसके अलावा कोई स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो, गति वाला हो, स्थिति वाला हो, गोरा हो, काला हो, वो सब कोई भी हो, लेकिन वो जीव नहीं है, ये निर्णय पक्का हो जाता है। बराबर, इसीलिए कह रहा हूं अलक्ष्य को जानना जरूरी नहीं है, लक्ष्य को जानना, लक्षण को और लक्ष्य को जानना जरूरी है। लेकिन अगर अलक्ष्य जानने में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान की निर्मलता, बराबर पुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है आपको। कि जैसे आपको एक उत्तर पता हो कि ताजमहल आगरा में है, पर उसके बाद में 3 ऑप्शन है और आपको तीनों का पता हो कि भाई कुतुब मीनार दिल्ली में है, क्या कहते हैं, चार मीनार हैदराबाद में है, अक्षरधाम अहमदाबाद में है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पुष्टि हो जाती है। 3 ऑप्शन नहीं है ये और ये पक्का है, तो पुष्टि होती है, लेकिन आवश्यक नहीं। क्लियर? तो मुख्य लक्ष्य को जानना जरूरी है, अलक्ष्य जानना जरूरी नहीं है, लेकिन तो भी जिसे लक्ष्य का पता हो उसे अलक्ष्य अपने आप पता चल जाता है। बराबर, देखो वो यहाँ पे कहते हैं जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। उदाहरण चावल, लक्ष्य से भिन्न सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अलक्ष्य कहलाते हैं। जैसे इसी उसमें चित्र में ये जितने भी दाल मक्का ये जो भी दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा वो सब क्या है? अलक्ष्य। देखो अभी इनमें बहुत 2-3 आपके प्रयोग करवा दी जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे लक्ष्य क्या है? शक्कर है। बराबर, लक्ष्य क्या है? शक्कर है। अगर आपको ये पता हो कि शक्कर चाहिए, शक्कर, तो जैसे ही आप शक्कर बोलते हैं आपके दिमाग में एक चित्र बनता है कि शक्कर ये होती है। तो ये ही शक्कर क्यों होती है? बोले इसका एक लक्षण है कि जो मीठी होवे वो शक्कर कहलाती है। अब वो सही है कि गलत वो अपन आगे वेद में पढ़ेंगे। मीठी तो गुड़ भी होता है, मीठी है तो क्या कहते हैं कैरी भी होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक मोटा भाग स्थूल व्यवहार की भाषा में अपन कहेंगे कि लक्ष्य अगर शक्कर है तो लक्षण क्या है? मिठास, और अलक्ष्य क्या हो गया? बोले मिर्ची। बराबर। अब देखो जैसे लक्षण को, शक्कर को आप मिठास से पकड़ते हो, मिर्ची को खारेपन से तीखेपन से पकड़ते हो, नमक को खारेपन से पकड़ते हो, तो जीव को किससे पकड़ोगे? बोले जीव को उपयोग लक्षण से पकड़ेंगे। किससे पकड़ेंगे? उपयोग लक्षण से। तो वही उपयोग लक्षण को चेतना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ शब्द बदल दिया है, क्या बोला गया यहाँ पर? चेतना। चेतना मतलब क्या हुआ? कि वो जो ज्ञान दर्शन जिसके अंदर है वो चेतना है। ठीक है ना? देखो तो चेतना लक्षण है और उसको धारण करने वाला जीव लक्ष्य है। अब फिर से देखो, स्पर्श रस आदि लक्षण है और उसको धारण करने वाला लक्ष्य पुद्गल है। ऐसा यहाँ पर समझना। क्लियर? इसमें कोई तकलीफ है? अपन आगे की स्लाइड चलते हैं। देखो अब लक्षण को हमने 2 भागों में बता दिया। कौन सा? कि ये बिल्कुल न्याय का प्राथमिक है, अधिकतर लोगों को पता होगा, रिवाइज होगा, नए लोगों को पता चलेगा कि लक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। बोले कौन कौन से भूत ले आए हैं? भूत भूत क्या कर रहे हो? अरे भाई भूत मतलब विद्यमान, आत्मा में विद्यमान लक्षण आत्मभूत लक्षण कहलाता है, और जो लक्षण आत्मा में नहीं है, आत्मा के बाहर है, वो अनात्मभूत लक्षण है। बराबर, जो उसके अंदर तन्मय। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया ही हुआ है कि वस्तु के स्वरूप में जो मिला हुआ हो, जैसे मिठास है ना, मिठास वो शक्कर का आत्मभूत लक्षण है। वो यहां कह रहे जैसे अग्नि की उष्णता, तो उष्णता है वो अग्नि के अंदर बाहर से नहीं आई है, अग्नि का प्रदेश प्रदेश उष्णता से तन्मय, जीव का प्रदेश प्रदेश ज्ञान से तन्मय है, क्योंकि ये आत्मभूत है, यानी उसके अंदर मिले हुए हैं। तो कुछ चीजें जिनको पकड़ने के लिए हम उसके मूलभूत गुणों को देखते हैं वो आत्मभूत लक्षण कहलाती है, और दूसरी क्या होती है? अनात्मभूत,
कि जो वस्तु में मिला हुआ ना हो, उससे भिन्न हो, लेकिन तो भी हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे डंडे वाले पुरुष का दंड, बहुत सरल सा एग्जाम्पल है कि भैया क्या कहते हैं, जैसे कई बार कहते हैं ना, कोई पूछे कि भाई वो घर कहाँ है, घर, बोले वो देखो गाय खड़ी ना, गाय, वो गाय जो खड़ी ना वही उनका घर है। क्या बोला कि जहां गाय खड़ी है ना, अभी दिख रही ना गाय, अब वही उसका घर है। अब गाय आगे चली गई तो, लेकिन टेम्पररी उसको ज्ञान हो जाता है कि गाय खड़ी है इस बंगले के सामने, तो यही बंगला इसका घर है। लेकिन वो गाय पक्की नहीं है, वो गाय की जीपीएस लोकेशन बदल जाएगी, लेकिन घर की लोकेशन नहीं बदलेगी। तो घर के लिए जो पक्का अगर आपको करना है, तो अनाथभूत लक्षण से आप एड्रेस आप विचार करके देखो। परमानेंट एड्रेस में क्या बोलोगे? શાકભાજીની લારી લાગે છે ત્યાં, ગાય ઊભી રહે છે ત્યાં, क्या लिखोगे कि पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर पिन कोड नंबर लिखोगे। तो जो घर को पाने के लिए एरिया का नाम, सोसाइटी का नाम, पिन कोड, ये आत्मभूत लक्षण। और घर को ढूंढने के लिए वो लाल कार के पास में खड़ी है, काली गाय के पास में है, बराबर, वो दो आदमी खड़े, ऐसे करके जब घर को ढूंढा जाए तो वो कौन सा लक्षण कहलाता है? अनात्मभूत, कि जो परमानेंट नहीं है लेकिन टेम्पररी काम कराने के लिए पर्याप्त है। बराबर समझ में आया? जैसे पंडित जी कौन, बोले टोपी लगाए सो पंडित जी। अब तो टोपी वाले पंडित जी नहीं रहे बहुत ज्यादा, अब तो सब बिना टोपी वाले ज्यादा हो गए। डॉक्टर साहब भी कहते थे कि मेरे सब शिष्यों में एक भाई जी ने टोपी बचा के रखी, बाकी सब तो बिना टोपी वाले हो गए। तो आज के समय में अगर कोई कहेगी आप पंडित जी टोपी वाले कौन, तो एक आधे दो याद आते, बाकी और कोई याद नहीं आते। लेकिन जो जब्बा लहंगा पहने सो पंडित जी, तो ये जब्बा लहंगा ये आत्मभूत लक्षण नहीं है, ये अनात्मभूत लक्षण है। लेकिन अगर एप्लीकेशन में अगर 150 लोग एक साथ दिख रहे हो तो ये काम कर जाता है। बराबर समझ में आया? तो ये चीज लक्षणों को दो रूप, दोनों का एक ही काम है। आत्मभूत का भी वही काम है और अनात्मभूत का भी वही काम है। आत्मभूत भी लक्ष्य को बताता है और अनात्मभूत भी वस्तु लक्ष्य को बताता है। बराबर, दोनों लेकिन अलग अलग समय पर उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से दिया? डंडे वाले पुरुष का दंड, ये पुराना, कि पुरुषो यम दंड माना, ये पुरुष दंडा वाला है। कौन है पुरुष? बोले दंडा वाला। तो दंडे के द्वारा, पहले के टाइम में नहीं, अपन पुलिस वालों को नहीं समझते, वो खाकी वर्दी वाला पुलिस है, तो खाकी वर्दी कहीं अन्य भी मिल सकती है, लेकिन अनात्मभूत लक्षण होने पर भी हम उसे उसके माध्यम से पकड़ लेते हैं। तो देखो एक बात है कि दोनों में से वजनदार कौन सा लक्षण है? आत्मभूत। अनात्मभूत वजनदार नहीं, बदल जाता है। लेकिन फिर भी आप देखना, बहुत स्थूल रूप में भी कहें तो हम अधिकतर अनात्मभूत चीजों से पकड़ते हैं। कोई आपके सामने गाड़ी वाला आदमी आ जाए, कपड़े वाला आदमी आ जाए, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी वाले, अरे बहुत अच्छा आदमी, क्यों भाई क्या अच्छाई देख ली तुमने उसकी? कौन सा गुणधर्म देख लिया? बोले नहीं, क्या इतनी अच्छी गाड़ी है, सारो मानस है। सारा मानस 2 मिनट में कैसे पता चल गया तुमको? है? और कोई खराब, थोड़े खराब से कपड़े पहने तो खराब मानस है, साधारण मानस है, ये 2 मिनट में कैसे पता कर लिया? दो थोड़ी बातचीत करो तो अंदर के गुण पता चले। इसीलिए जीवन में भी किसी को पहचानने में अनात्मभूत चीजों से मत पहचानना, आत्मभूत चीजों से पहचानोगे तो